बहुत अच्छे तरीके से सोम्या इस पूरे सेशन को सोम्या ने कोऑर्डिनेट किया। सभी का धन्यवाद जो आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए अपना वक्त निकाल के। सारे एसआरसी कोऑर्डिनेटर्स, सारे लोग जो एसआरसी से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली साथ देते हैं, हेल्प करते हैं, जो भी एसआरसी के लिए करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का स्वागत भी करना चाहता हूँ। सो मैंने जैसे कहा कि ये केवल एक उस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है कि हम कोई स्किल इम्पार्ट कर रहे हैं, कि कोई स्किल किसी को बता रहे हैं। रादर ये मेरे ख्याल से ये हमारा पहला एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम चाहते थे कि किसी एक व्यक्ति के साथ जो सारे एसआरसी से जुड़े हुए लोगों के साथ बात की जाए कि हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हम क्यों ये करना चाहते हैं, क्यों हमारे साथ बहुत लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो अपना समय दे रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो जिसे कह सकते हैं कि अपना करियर छोड़ के फुल टाइम एसआरसी के लिए काम कर रहे हैं। ये उम्मीद में नहीं कि उनका कुछ पर्सनल गेन होगा, लेकिन समाज का जो है इससे कुछ भला हो सकता है, समाज की जो हालत है उसमें कुछ सुधार आ सकता है। तो एक सूरज कैन स्क्रीन दिस तो ऐसे ही कुछ चंद बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि इस सेशन में होगी, जिस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ। तो आज का जो सेशन है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको टाइम टेबल एक बता देता हूँ। मेरे ख्याल से पता नहीं आपको शेड्यूल सबको मिला है कि नहीं मिला है, फिर भी मैं आज का एक बता देता हूँ कि आज जैसे मेरे सेशन के बाद में हो सकता है कि अभी क्या टाइम हुआ एग्जैक्टली 11:30, तो लंच तक हो सकता है कि मेरा सेशन चले। सॉरी फॉर दैट अगर थोड़ा लंबा चलता है तो। लंच के बाद में जो है इसी प्रोग्राम से जुड़ा हुआ एक जो हमारा सौम्या ने भी मेंशन किया संडे फॉर अम्बेडकर, जो पुणे में हमने स्टार्ट किया है, हमारी पुणे की टीम भी आई हुई है। तो इला वो सारे अनुभव को हमारे साथ साझा करेगी और उसके बाद में जो है हमारे सारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं अलग अलग सेंटर्स के, वो आगे आके उनको मैं कुछ सभी आई होप सभी को एक दो तीन जो पॉइंट थे जो एसआरसी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, उसके बारे में वो अपने अनुभव एसआरसी के बारे में साझा करेंगे, अपने चैलेंजेस या जो भी उन्हें कहना है इस मूवमेंट के बारे में। तो इस तरीके से आज का सेशन रहेगा। कल जो है हम दो महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस करेंगे कि आज के इस दौर में हमारे पास कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, और जो आहिस्ता अपना एक डिजिटल मीडिया बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है अम्बेडकर क्रॉनिकल के माध्यम से। फिलहाल इंग्लिश में है, लेकिन धीरे धीरे वो हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस में धीरे धीरे आएगा और एक प्रॉपर मीडिया प्लेटफॉर्म आहिस्ता बनना चाहता है जो अम्बेडकर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को आपके सामने रखे, ना कि कोई एक ब्राह्मण बनिया मीडिया जो जिस तरीके से करता है उस तरीके से आगे, और एक नॉलेज कैसे प्रोडक्शन उसका भी है। तो कल का जो सेशन है वो सोशल मीडिया पर एक सेशन होने वाला है जो हमारे साथी सूरज निर्मल वो लेने वाले हैं, जिसमें वो बताएंगे कि सोशल मीडिया का आज के इस दौर में हमारे लिए क्या मतलब है, हमें उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और किस तरीके से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हमारी मूवमेंट को डिसिमिनेट कर सकते हैं, बाकी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, है ना। अभी वो ज़माना नहीं रहा जहाँ पे लोग किसी एक न्यूज़पेपर का वेट करते हैं। अभी सबके हाथ में मोबाइल है, यानी मजदूर के पास भी मोबाइल है क्योंकि उसके लिए भी ज़रूरी है। तो एक ऐसा तंत्र उनके हाथ में है जहाँ पर उनको रोज एक इंफॉर्मेशन फीड की जाती है। तो किस तरीके से हम दूर दराज में पहुँचे सोशल मीडिया के थ्रू, कैसे बहुत ही सही तरीके से हम सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तो सूरज कल इसके बारे में सेशन लेंगे। साथ ही साथ जो हमारी डायरेक्टर है एसआरसी की, एक मैं डायरेक्टर हूँ, एक दीपाली डायरेक्टर है, और जैसे मैं कहता हूँ कि आइसबार एसआरसी के बारे में कि ये जो पोजीशन है परमानेंट नहीं है। आज मैं डायरेक्टर हूँ एसआरसी का, आज मैं अध्यक्ष हूँ आइसबा का। मैं ये उम्मीद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पोजीशन कोई और जल्दी से जल्दी ले, लेकिन हर पोजीशन के साथ कुछ टास्क, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज मैं आपको डायरेक्टर दिख रहा हूँ, आज दीपाली दिख रही है, हो सकता है आपको आने वाले समय में और नए डायरेक्टर, नए लोग दिखेंगे।
तो सब, लेकिन वो होगा मूवमेंट के साथ, संगठन के साथ रहते हुए। तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति नहीं जो परमानेंट पोजीशन पर बैठा हुआ, ना मैं ना कोई और, ठीक है। तो एक इंटरनल जो डेमोक्रेसी है हम उसको फॉलो करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन बस यही है कि कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो जिम्मेदारियाँ है इस संगठन को लेकर, एसआरसी को लेकर, जो मेरा विजन है और जो मुझे कुछ टास्क पूरे करने हैं, मैं मेरी पोजीशन ऐसी बनाना चाहता हूँ कि संगठन एक उस दौर में आए, उस ताकत के साथ खड़ा हो कि एसआरसी और आयस्का का अध्यक्ष चाहे कोई भी बने, लेकिन संगठन इतना मजबूत हो जाएगा कि किसी एक व्यक्ति से वो डिफाइन नहीं होगा, लेकिन संगठन की ताकत से डिफाइन होगा। तो लोग कहते हैं कि संगठन में लोग आते जाते हैं, संगठन रहता है, तो वो उस वक्त जब हम पहुँचते हैं तो हमारे लिए फिर पोजीशन उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती। साथ ही साथ यस, तो दीपाली जो है, जो हमारे डायरेक्टर है एसआरसी की, मैं डायरेक्टर हूँ, तो हमारे दीपाली जो डायरेक्टर है दूसरी, वो एसआरसी के बारे में एक मूवमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से कुछ बातें आपके सामने रखेंगी, और हम लोग कुछ मूवी स्क्रीन करेंगे, कुछ देखेंगे, कि जैसे खास करके आज भी हमें वक्त मिला तो हम सब मिलके एक मूवी स्क्रीन करेंगे, कुछ देखेंगे कि कैसे, और थोड़ा डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हमारा ये सब आज का सेशन कल का रहेगा। सो यस सूरज, ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर आज ये क्या है। तो सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर ये ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन का एक विंग है। क्या विंग है ये एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल, खास करके एजुकेशनल एंड कल्चरल। आयस्का जो है उसकी भूमिका आंदोलन की भूमिका है। जो शेड्यूल कास्ट है आज के तारीख में, और केवल शेड्यूल कास्ट है, हालांकि शेड्यूल कास्ट का नाम है, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, शेड्यूल ट्राइब्स है, नॉर्मलिक ट्राइब्स है, ओबीसीज है, इनके सवाल भी किस तरीके से आयस्का आगे लेके आए। तो वो आयस्का जो है इट्स अ मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक आंदोलन के लिए बना हुआ है। लेकिन आंदोलन खड़ा करने के पहले आपको अपने आप को मजबूत करना होगा, है ना। आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए, तभी नहीं तो आज आंदोलन क्या हो चुका है, खास करके अम्बेडकरी समाज में, गले में नीला गमछा डालो, काही लोक आपल्या महाराष्ट्रात मोठे मोठे गाठी बिठी घालतात सोन्याची, या फिर रील बनाओ, या फिर हमारा संविधान को किसी ने कुछ बोल दिया हम रास्ते पर आ जाते हैं। कल हमें नहीं पता क्या करना है। आज हमारे भयानक एट्रोसिटी हुई और आना चाहिए सड़कों पे, हम सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन कल हमें नहीं पता क्या करना है, परसों क्या करना हमें नहीं पता, हम क्या प्रोसीजर लेने वाले हैं। जो यूजीसी का प्रोटेस्ट हमारे खिलाफ हुआ, ये रिएक्शन नहीं था, इट वॉज वेल प्लान। रूलिंग क्लास, भारत में रूलिंग कास्ट, जिसको हम इस देश का 3% से भी कम लोग, जो टोटल अगर देखा है 15%, ब्राह्मण 3% से भी कम, जो सत्ता पे काबिज है, जो मीडिया पे काबिज है, जो राजनीति पे काबिज है, हर इंस्टीट्यूशन को जिसने कैप्चर करके रखा हुआ है। रूलिंग क्लास कभी भी रिएक्शन नहीं होता, वो रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। तो यूजीसी के बारे में मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अपर कास्ट, जिसको अपर कास्ट कहा जाए तो हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है, जो पावर में है वो हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है, क्योंकि संख्या में कम है, और जो संख्या में कम है उसको एक साथ ऑर्गेनाइज रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये रूलिंग क्लास टेंडेंसी ये बर्ताव होता है रूलिंग क्लास, और वो अपने से नीचे जो भी तबका है जिसके ऊपर रूल कर रहा है, वो उनको हमेशा बिखर के देखता है, या उसकी यूनिटी को तोड़ता है, या फिर उसको लंबे समय तक छोटे मोटे एंगेजमेंट में एंगेज करके रखता है। खैरलाल जी, किसी को सबको याद है खैरलाल जी का नाम सुना आपने? खैरलाल जी हत्याकांड जब हुआ था, यानी जब मैंने खैरलाल जी के, मैं छोटा था, उतना बड़ा नहीं था जितनी समझ थी मेरे लिए,
लेकिन जब वो मैंने पढ़ा या लोगों ने सुना तो मुझे लगा कि हैवानियत भी शर्मसार हो जाता है। यानी हैवानियत जो एक व्यक्ति अपने दिमाग में जो हैवानी सोचता है, एक व्यक्ति एक जगह बैठ जाए और डेमन बन जाए, एविल बन जाए, बुरा इंसान बन जाए, और बुरा इंसान बनने के बाद भी वो कितना क्रूर सोच सकता है, मुझे लगा उससे भी कहीं ज्यादा क्रूर वो एक्ट जो उन्होंने किया। आंदोलन भड़का, मुझे याद है मेरे दोस्त जो मेरे से बड़े थे उम्र में, मेरे भाई, मैंने इनको सड़कों पे देखा, पुलिस के लोग हमारे बस्तियों में लाठीचार्ज करते हुए देखा, कर्फ्यू लगा के देखा, जलते देखा चीज़ों को। नागपुर में जब हम लोग थे और महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में आंदोलन हुआ, यूपी में भी उस समय थोड़ा बहुत आंदोलन हुआ। लेकिन आपको पता है कि जिन लोगों ने किया, हमने आंदोलन किया, चला, खत्म हो गया। एक व्यक्ति बचे थे, बहुत मान लीजिए, लड़की के साथ जो हुआ, माँ बच्चे, एक व्यक्ति बचे थे, बहुत मान लीजिए। जस्टिस के लिए सड़कों पे घूम रहे थे, नेता उनको लेके घुमाते थे, कोई हमारे समाज के लिए। समाज हमारा है, उनको न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए हमें सड़कों पे आने के लिए तैयार, गोली खाने के लिए तैयार। लेकिन मैंने एक चीज देखी, एक संगठन, डिसिप्लिन और संगठन हमारे पास नहीं था कि हमारे साथ ये हुआ है और कानूनी तौर पे हमें जस्टिस ऐसे ऐसा मिलेगा, और अगर कानूनी तौर पे हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तो हम हमारे आंदोलन के साथ क्या करेंगे। क्योंकि जब कोई बड़ी चीज करनी होती है आपको, और जब आपको यकीन होता है कि बड़ी चीज आप कर नहीं सकते हो, सबसे पहले पता आप क्या करते हो? आप एक ऐसी चीज करते हो जिससे आपको लगे कि आप कुछ कर रहे हो। When you don't want to do anything, you do something just to prove that। अगर होता है ना बहुत बार, कभी सेल्फ ये होता है, जैसे मुझे होता है कि अगर मैं एक या दो दिन कुछ भी ना करूँ काम, तो आई स्टार्ट गेटिंग एंग्शियस, आई डोंट फाइंड मीनिंग। तो कुछ ना करने के लिए भी कुछ करना होता है। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपको पता है कि आपका टारगेट बहुत बड़ा है, और तो सबसे पहला सेंस आपके दिमाग में आता है कि आप ये नहीं कर पाओगे। आप बोलते नहीं हो, लेकिन वो अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में होता है, और आपको पता है, लेकिन उसको अवॉइड कर, वो आपको ट्रॉमा देता है, वो आपको एंग्जाइटी देता है, यार मैं नहीं कर पाऊंगा। वो एंग्जाइटी के कारण आपको ऐसा चीज करते हो जो एंग्जाइटी ना हो, लेकिन वो फसाड है, वो फेक है जो आप कर रहे हो। तो हमारे समाज में एक साइकी बनी है, हमको इंटरनली पता है डीप डाउन दैट जस्टिस विल नॉट बी डिलीवर्ड, हमको डीप डाउन पता है, बट वी डोंट स्पीक, हम उसको आर्टिकुलेट नहीं करते। इट इज देयर, इट इज अनस्पोकन एंग्जाइटी, इट इज अनआर्टिकुलेटेड एंग्जाइटी दैट ऑल ऑफ अस हैव, कि वी नो डीप डाउन दैट देयर इज नो जस्टिस फॉर अस। लेकिन जब हमको पता है देयर इज नो जस्टिस फॉर अस, व्हाट वी डू समथिंग टू अवॉइड दिस ट्रॉमा। तो फिर हम पीआईएल डालते हैं, ये सब करते हैं। अपन का तो पीआईएल नहीं डाला, सड़कों पे आया, अपने लोगों को इकट्ठा किया, मेरा ऑर्गेनाइज था, मीडिया था, गया सुप्रीम कोर्ट में, उनका दादा बैठा हुआ है बामन, कर दिया जो करना, दे नो हाउ टू डू इट। हमको पता है, मैं कल एक पॉडकास्ट बता रहा, आई कैन से इट वेरी क्लियरली, द सुप्रीम कोर्ट इज वर्स देन द हिंदू टेंपल, वर्स देन द हिंदू टेंपल इन टुडेस टाइम। Now you see some Hindu temple might even allow so-called untouchable, but Supreme Court will not allow. So it is worse. In terms of delivering justice to marginalized section in this country, Supreme Court has no good history. अगर सुप्रीम कोर्ट भारत के डेमोक्रेसी का आकलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जब किया जाएगा और भारत के सुप्रीम कोर्ट को आगे रखते हुए किया जाएगा, तो भारत की डेमोक्रेसी सबसे नीचे पायदान पे आएगी। चाहे वो इस देश के माइनॉरिटी के मसले, चाहे इस देश के एसटी एससी ओबीसी। आपको पता है वो सुप्रीम कोर्ट जो चाहता था कि एससी एसटी एक्ट में बदलाव हो, जो प्रकाश के फेवर में एक तरीके से लग रहा था। हमारे लोग सड़कों पे आए, लाठी खाई, गोली खाई, सरकार को झुकना पड़ा और सब हुआ। एनीवेज ये सब मसले हैं। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि खैरलान जी में
इतना भयानक सब कुछ होने के बावजूद भी भोत मांगे जी आखिरी बच्चे थे और भोत मांगे जी जस्टिस के लिए लड़ रहे थे और जस्टिस के लिए लड़ते लड़ते हो गई। I don't think he died. That was a murder. It was a democratic murder. इस देश की जो डेमोक्रेसी है ना, इसको ये डेमोक्रेसी कहते हैं, जो इस देश के अपर क्लास के हाथ में है, that democracy killed him. He did not get a justice. सजा हुई, लेकिन सरकारी लॉयर, जो सरकार हमारा केस पक्ष रख रहा था ना, सरकारी लॉयर, जज, एवरीवन मेड श्योर, सबने मेक श्योर किया कि ये केस SC/ST एक्ट के दर्ज ना हो। आपको पता है ना, खेरलांजी केस इज नॉट कंसीडर्ड अंडर द SC/ST एक्ट। कैन यू इमेजिन? SC/ST एक्ट के सजा नहीं हुई होगी। जो नॉर्मल जो कानून है बाकी के, उसके तहत इतना आंदोलन कर रहे, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि इसके आगे क्या करना है, लेकिन नेता को पता होना चाहिए था। लेकिन नेता को भी तब पता होगा जब उसके पास एक सामूहिक संगठन होगा, एक ताकत होगी, और वो ताकत एक बार में उठ के जय भीम खत्म कहानी, ऐसा नहीं होता है। कोई भी दबा कुचला समाज हमेशा अगर रिएक्शन देगा तो नहीं चलेगा। संगठित समूह हमेशा रिएक्शन को प्रोड्यूस करता है। अगर मुझे लगता है कि आहिस्ता एहसास चलाना है तो इस तरह का बिहेवियर प्रोड्यूस होना चाहिए, तो बिहेवियर संगठन प्रोड्यूस करता है। संघ, बुद्धा का संघ, नॉट RSS का संघ, दे हैव टेकन इट फ्रॉम अस। ब्राह्मण डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग, इवन नॉट आइडियाज, दे ऑलवेज अप्रोप्रिएट। इट हैज हिस्ट्री, दे हैव अप्रोप्रिएटेड एवरीथिंग फ्रॉम बुद्धा, फ्रॉम वर्धमान महावीर, इवन फ्रॉम इस्लाम दे हैव अप्रोप्रिएटेड। और टेक्निकली दे डोंट इवन प्रोड्यूस एनीथिंग। Anyway, so that is again, so yes, तो संगठन जो होता है, सामूहिक संगठन, वो हमेशा रिएक्शन को प्रोड्यूस करता है दूसरों से, और वो देखता है दूसरे। You know what is the beauty of organization, or what is the beauty of being intellectual, or whatever you say, that I know these are 5 things I will do, and you will react to this, and I want to see how do you react. If you react इन अदर वे, द वे मैं जैसे चाह रहा था वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आई विल अगेन करेक्ट माई सेल्फ। संगठन की ताकत ये है। हमारा ये होना चाहिए था। मैं आप एक साझा छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। जब मैं JNU पहुंचा तो हमारे साथ दूर दराज से आने वाले गरीब बच्चे थे सब ज़्यादातर बक्सा में, क्योंकि हमारा मिडिल क्लास अपने मूवमेंट को ज्वाइन नहीं करता है। वो अपने बच्चों को बताता है ना डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फिर वो सुसाइड हो जाता है बच्चे का, फिर वो सड़कों पर आते हैं, उसके पहले नहीं है। तो हमारे गरीब लोग इस संगठन में थे, लेकिन सब ऑल वेल रहे। लेकिन बार बार ये हो रहा था कि वो कुछ कहते थे, चाहे लेफ्ट पे हो, राइट विंग पे हो भी, और हम रिएक्ट करते थे। हमने बोला अब ये नहीं चलेगा, अभी हम गेम करेंगे, हम तय करेंगे कि हर दिन हम क्या डालेंगे, क्या बोलेंगे, हमारी भाषा क्या होगी, हमारा रवैया क्या होगा, हम देखेंगे इनका रिएक्शन क्या होगा। और फंस गए हमारी इसमें। ज्यादातर समय हम हंसते थे, हमने सोचा था यही कर रहे हैं, यही किया, दे रिएक्टेड इन सेम वे। तो रूलिंग क्लास हमारे साथ हमेशा करता है। ये छोटे से कैंपस में हम कर पाए क्योंकि पढ़े लिखे संगठित एक संगठन था जो रात भर बैठ के चीजों को प्लान कर रहा है, जो बारीक बारीक चीजों को नोट डाउन कर रहा है, जिसमें एक व्यक्ति नहीं, सब एकदम ये कर रहे हैं कि ओके वी शुड डू दिस, ऑन सेकंड डे वी शुड डू दिस, थर्ड डे वी शुड डू दिस, वी हैव अ प्लान, वी हैव अ 6 मंथ प्लान। और इस 6 मंथ प्लान का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा रिजल्ट क्या होगा। 6 मंथ के बाद में हमको लग रहा है कि ओके वी वांटेड 70%, बट हमको 30% मिला है, ओके लेट्स प्लान को और थोड़ा सा रिफॉर्म करो और थोड़ा सा करो, तो कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन। तो ऑर्गेनाइज संगठन ये करता। हमारी जो मूवमेंट है अभी इनफॉर्मल है, अनऑर्गेनाइज्ड है, वो उतनी ही अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल है। या मैम जय भीम, सोनिया मैम है जो हमारे भंडारा सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर के लिए हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो यस प्लीज मैम। सो यस, तो हमारा जो मूवमेंट है वो इनफॉर्मल है। जैसे मैंने बोला ना, आज एट्रोसिटी हो गई, आप सड़कों पे आगे, कल नहीं पता क्या करना है। लोगों को तो नहीं पता रहेगा क्या करना है। अब सड़कों पे आते भी कौन लोग है ना, गरीब लोग हमारे आते हैं।
अब उनको बेचारा को नहीं पता कि आ जाइए आ जाइए। या बंदी जय भीम, वेलकम वेलकम प्लीज।